चलो आज की डिस्कशन क्लास की बात शुरू की जाए। कल आपसे पहले वीडियो में आपको डाइवर्सिटी यानी टैक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात बताई थी और उसके बाद मैंने आपसे फाइलम प्रोटोजोआ के डिटेल्स और उनके टाइप्स पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसका डिस्कशन कल कंप्लीट किया था। और एक पेपर भी 120-25 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन का अपलोडेड है स्टडी मटेरियल में, आप उसको सॉल्व करिएगा, उसके आंसर्स भी आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। प्रियंका सिंह है, उदिता यादव, विनय कुमार यादव, सभी लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग। वीडियो ऑडियो सही होगा जैसे हमेशा रहता है, एक बार मैसेज भेज दें आप, हालांकि सब ठीक ठाक ही होगा। तो आज आपसे बात करने चल रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट ग्रुप एंड दैट इज फाइलम पोरिफेरा एंड देन फाइलम सिलेंट्रेटा। ये जो दो ग्रुप्स होते हैं, इन दोनों ग्रुप्स को हम फ्री लिविंग ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो ज्यादातर सदस्य होते हैं दे आर फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग एनिमल्स का ये समूह है और इस पर भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिस पर क्वेश्चन आता है। तो फाइलम पोरिफेरा की बात अगर की जाए तो पोरिफेरा में जैसा मैंने कहा कि इसमें डिस्कवरी में दो नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसमें कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसमें दिखती हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दो नाम है, क्योंकि जो फाइलम पोरिफेरा है, इस पोरिफेरा का एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि इसमें सबसे पहले इनको प्लांट्स माना गया था, लेटर ऑन जब इनका प्लांट नेचर खत्म हुआ तब जाकर के इसको एनिमल ग्रुप में माना गया। इसीलिए दो प्रश्न बनते हैं कि इसमें एनिमल करंट जाती है, पानी इनके भीतर जाता है, तो वो बात यानी वाटर करंट एंटर्स, ये काम जो है, ये काम जिस वैज्ञानिक ने देखा था उनके नाम में तो इलिस का नाम आता है। क्योंकि वाटर करंट जाती है तो सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इसी से ऑपरेट होती है, इस बात को भी स्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन अब ये वास्तव में एनिमल है, इस बात के लिए एक दूसरा नाम लिखा मिलता है जिनको हम रॉबर्ट ई ग्रांट कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछा जाता है, हु हैज एस्टैब्लिश्ड द नेचर ऑफ एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस। क्योंकि पोरिफेरस को स्पंज भी हम कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में अपर्चर्स होते हैं, छेद होते हैं, और इसीलिए इसको स्पंजेस का ग्रुप भी कहा जाता है। तो एक तो ये नाम है रॉबर्ट ई ग्रांट का और इलिस का, इसके बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, इस पर कभी प्रश्न बन सकते हैं। बाकी जनरल कैरेक्टर्स में पोरिफेरास पोरबियरस का ग्रुप है ये। बाकी इसमें जो बॉडी होती है इसमें ढेर सारे अपर्चर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टियल अपर्चर्स कहते हैं या माउथ भी कहते हैं। एक एग्जिट होता है, इसको ऑस्कुलप कहते हैं। बीच में इसके वाटर करंट जाने के लिए कैविटी होती है, इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक में आउटर सरफेस पर कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें पिनाकोसाइट्स कहा जाता है। सबसे स्पेशलाइज्ड सेल्स का भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है एंड दैट इज कोएनोसाइट्स। तो द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज कॉलर सेल्स, और इन कॉलर सेल्स को फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आता है फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स किस ग्रुप में पाई जाती है। तो सिलेंट्रेटा का तो सॉरी पोरिफेरस का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पोरिफेरस की ये विशेष बात है। एक और खास बात है कि इसके बीच में जो ग्रुप है, बीच में जो लेयर है वो सेलुलर लेयर नहीं है, क्योंकि उसमें जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली विथ सेल। तो जेली विथ सेल अगर कहा जाए किसमें पाया जाता है, और जेली विथ सेल का जो नाम है उसको मेसेनकाइम कहते हैं या इसको मीजोहाइल कहते हैं। तो एक बार ऐसा सवाल बना था कि मेसेनकाइम और मीजोहाइल ये ना दे करके लिख दिया था द ग्रुप इन विच मिडिल लेयर इज विथ जेली लाइक मटेरियल सस्पेंडेड विथ सेल्स, यानी जेली लाइक मटेरियल विथ सस्पेंडेड सेल्स। अगर ये कह दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये पोरिफेरस का मामला है। जिनमें सिर्फ जेली मिलती है दो लेयर्स के बीच में, वो सिलेंट्रेटा का ग्रुप होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी दो परतों की दीवार, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल, ये दोनों ग्रुप में पाई जाती है। पोरिफेरस में भी होती है, सिलेंट्रेट्स में भी होती है। बीच में लेयर नहीं होती, लेकिन जो मिडिल लेयर यानी बीच का जो मटेरियल है वो सिलेंट्रेटा में तो पूरा जेली लाइक होता है, उसको इसीलिए मीजोग्लिया कह ही देते हैं। ग्लिया का मतलब जेली लाइक मटेरियल। लेकिन इनमें मेसेनकाइम या मेसेनहाइम जो शब्द लिखा जाता है मीजोहाइल का, उसमें सेल्स पाई जाती हैं।
और वो सेल्स एक जेली लाइक मटेरियल में सस्पेंडेड होती है। तो कहीं अगर जेली लाइक मटेरियल विद सेल्स लिखा दिया है या जेली लाइक सेल्स विद अमीबोसाइट्स, यानी उन सेल्स का नाम क्या है, अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स क्यों कहा, इन सब में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा, सारी सेल्स में स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस हैं, इसलिए उसमें मोटिलिटी है, इसलिए इसको हम स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर कहते हैं। और इन अमीबोसाइट्स की स्पेशलाइज्ड सेल्स में स्क्लेरोब्लास्ट का नाम बहुत कॉमन है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट दे आर द सेल्स व्हिच सीक्रेट द स्केलेटन, और इसमें जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम सिलिकेट्स का होता है, या स्पॉन्जिन फाइबर्स लिखे जाते हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर भी अ टाइप ऑफ स्क्लेरोब्लास्ट है जिसको हम स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। तो इन तीन तरह का सीक्रेशन सेल्स के द्वारा होता है, ये इनकी मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स के रूप में जानी जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट सेल का बहुत घिसा पिटा सवाल है, टॉटिपोटेंट सेल, और वो टॉटिपोटेंट सेल यहां पर भी है पोरिफेरा में, उसका नाम है आर्कियोसाइट्स। और यही टॉटिपोटेंट सेल जब सीलेंट्रेटा में है तो उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। टॉटिपोटेंट सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें अन्य अलग प्रकार की जो तरह तरह की कोशिकाएं हैं उसको बनाने की क्षमता पाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड टॉटिपोटेंट सेल। तो टॉटिपोटेंट सेल्स ये पोरिफेरस में है जिनको आर्कियोसाइट्स कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, सीलेंट्रेटा में वो नाम इंटरस्टिशियल सेल का है। एक क्वेश्चन ऐसा है जो टॉटिपोटेंट सेल्स पर भी यूजुअली पूछ लिया जाता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल पेक्युलरिटीज हैं, विशेषताएं हैं जिस पर प्रश्न बनते हैं इनकी बॉडी वॉल के साथ, ठीक है। बाकी इनकी कैविटी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, सिलेंट्रॉन सिलेंट्रेटा कैविटी कहते हैं, उसको गैस्ट्रोवेस्ट्रल कैविटी कहते हैं। थोड़े थोड़े से कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं जिस पे आप गौर करेंगे, आसान है, आसानी से आप कर लेंगे, सब आपका पढ़ा हुआ है। बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो कैनाल सिस्टम से मिलेंगे, ठीक है। तो इनके कैरेक्टर्स के साथ भी आप देख सकते हैं, कैनाल सिस्टम में तीनों तरह का कैनाल सिस्टम, वो पोरिफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ये संगम सूर्यवंशी का एक प्रश्न है, टॉटिपोटेंट सेल्स आल्सो कॉल्ड नर्स सेल। नहीं, नर्स सेल अलग होती है, नर्स सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसको हम नर्स सेल कहते हैं, मगर टॉटिपोटेंट सेल्स वो होती हैं जिनमें अन्य सेल्स को बनाने की क्षमता पाई जाती है। ये पोरिफेरस में पाई जाती है, सिलेंट्रेट्स में पाई जाती हैं, लोअर एनिमल्स में ज्यादा होती है, हायर में नहीं मिलती है। तो ये दोनों सेल्स बाकी जितनी सेल्स हैं, कोएनोसाइट्स हैं और पिनाकोसाइट्स हैं पोरिफेरा में, उनको बनाने की क्षमता रखती हैं, इसलिए इन सेल्स को टॉटिपोटेंट सेल्स कहा जाता है, एक स्पेसिफिक टर्म है। नर्स सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उनको हम टॉटिपोटेंट सेल्स नहीं कहते। दैट इज अ टाइप ऑफ सेल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बट दैट इज नॉट टॉटिपोटेंट सेल। चलिए अब आए आगे की बात देखें। जैसा मैंने आपसे कहा कि कैनाल सिस्टम पर ढेर सारे प्रश्न हैं जो बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो कैनाल सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दरअसल बनाता है इस फाइलम पोरिफेरा का। जैसा आपको मैंने अपने लेक्चर्स में भी कह रखा है कि जो अच्छे सवाल बनेंगे वो दे विल बी ऑलवेज फ्रॉम द कैनाल सिस्टम, ठीक है। और जब कैनाल सिस्टम पढ़ाया तो आपको बताया भी कि क्वेश्चंस कहां से डेवलप होते हैं। तो याद रखिएगा कैनाल सिस्टम जो कि इनका मोस्ट स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है कि स्टैग्नेंट है, अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, इनको सेसाइल कहा जाता है। ज्यादातर स्पंजेस इनके कैसे होते हैं, दे आर मैरीन स्पंजेस, ये समुद्री होते हैं और इनमें अपनी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कैनाल सिस्टम मिलता है। और इस कैनाल सिस्टम में तीन तरह का कैनाल सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, एस्कन, साइकन, ल्यूकन। सबसे डेवलप्ड, सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है मैक्सिमम, वो ल्यूकन टाइप है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मोस्ट सिंपल टाइप पूछा जाता है एस्कन का होता है। और जो कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल से होता है, ये पूछा जाता है। और उसके बाद जो बनता है प्रश्न, उस प्रश्न में मोस्टली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखना चाहिए, दैट इज व्हाट, पाथ ऑफ वाटर करंट। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है,
दैट इज पाथ ऑफ वाटर करंट, यानी जो रास्ता है पानी का, पाथ ऑफ वाटर करंट, वो पूछा जाता है। वाटर हमेशा ऑस्टिया से, अगर एस्कन की बात करते हैं तो पैसे छोटा होता है, ऑस्टिया से प्रवेश करेगा, क्योंकि उसमें स्पॉन्जोसील वाइड होती है, सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए ऑस्टिया से वाटर सीधे स्पॉन्जोसील में जाता है और एग्जिट को हम ऑस्कुलम कहते हैं, वहां से निकल जाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी फोल्डिंग होती है साइकन सिस्टम में, ल्यूकन सिस्टम में, ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बीच में कई नई चैम्बर्स बन जाते हैं और कई नई एपर्चर्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए पास ऑफ वाटर करंट का जो सबसे मैक्सिमम पार्ट लिखाया था मैंने, आउटर बॉडी सरफेस के ऑस्टिया को डर्मल ऑस्टिया का नाम दिया जाता है, क्योंकि ऑस्टिया स्पॉन्जोसील से पहले भीतर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उस ऑस्टिया को हम गैस्ट्रल ऑस्टिया कह देते हैं और दोनों के बीच में कई नए चैम्बर्स बन जाते हैं। तो डर्मल ऑस्टिया से वाटर करंट जब भीतर जाती है तब उसको हम इनकरेंट कैनाल या इनकरेंट साइनस कहने लगते हैं। जब ल्यूकन सिस्टम में आप जाते हैं तो वहां पर फिर इनकरेंट कैनाल से कनेक्शन होता है रेडियल कैनाल का, मगर उसके अपर्चर को नाम दिया जाता है प्रोजोपाइल, यानी प्रोजोपाइल से फिर वाटर करंट जाती है रेडियल कैनाल में, जिसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी बताया है। अब फिर रेडियल कैनाल से एक एपर्चर और डेवलप होता है, इसे एपोपाइल कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स करंट कैरान भीतर की तरफ होगी, जहां से वाटर अब स्पॉन्जोसील में जाएगा। देखिए स्पॉन्जोसील के पहले जो भी नैरोवर एपर्चर मिलेगा उस एपर्चर को हमेशा हमने ऑस्टियल एपर्चर के रूप में लिखा। अब चूंकि भीतर की तरफ है इसलिए इसको गैस्ट्रल ऑस्टिया लिख दिया जाता है। यहां से वाटर करंट फिर अपने नॉर्मल पाथ से बाहर निकलेगी, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, आउटसाइड। ये पैसेज आपको ध्यान में रखना है। इस पर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कैनाल सिस्टम के, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है द एपर्चर बिटवीन इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल इज नोन एज, प्रोजोपाइल कह देंगे। द एपर्चर बिटवीन रेडियल कैनाल एंड एक्स करंट कैनाल इज नोन एज व्हाट, एपोपाइल कर देंगे। इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, समझ के रखेंगे। एक दो सवाल हैं जिससे अक्सर पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। अब बात आती है कि इसके क्लासिफिकेशन में भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हमेशा याद रखना है और उसको हम कहते हैं स्पॉन्जिला। क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत पूछी जाती है। तो जो स्पॉन्जिला है इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, और चूंकि ये रेयर होता है और ये मैंने बताया था कि एक छोटी सी फैमिली है 40-50 मेंबर्स की, जिसको स्पॉन्जिलिडी फैमिली कहा जाता है। तो ये घिसा पिटा सवाल, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है, दैट कैन बी आस्क्ड। चलिए, सोनम चौहान का आगमन हो गया। तो फैमिली स्पॉन्जिलिडी के मेंबर्स को जरूर याद रखिएगा, रेयर कंडीशन है और 3 ग्रुप्स आपने पढ़ रखे हैं। शुरुआत का जो ग्रुप है उसको आप कल्केरिया कहते हैं, कैल्सी स्पॉन्जी। दूसरा ग्रुप है जिसको आप हाइलोस्पॉन्जी कहते हैं, तीसरे को आप डेमोस्पॉन्जी कहते हैं। हाइलोस्पॉन्जी में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट द ग्लास स्पंज, इसका नाम हाइलोनिमा है। तो ग्रुप ऑफ ग्लास स्पंजेस पूछा जाएगा तो आप उसे कहेंगे हाइलोस्पॉन्जी, और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए ग्लास स्पंज का तो नाम याद रखेंगे हाइलोनिमा। बाकी इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बता रखा है मैंने, जो अक्सर पूछा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट। और इस वीनर फ्लावर बास्केट को आप एक और नाम से जानते हैं, या इसके साथ एक मोटो लगा होता है
क्योंकि ये वीनस फ्लावर बास्केट जो हेक्सेक्टिनिलिडा एक ग्रुप का नाम है डिमोस्पॉन्जी का, उसकी उसी का ये एग्जाम्पल है वीनस फ्लावर बास्केट का। उसके साथ एक खास और बात लिखी जाती है कि इसमें एक श्रिम्प भीतर जाता है। एक बार ये सवाल आया था और ये एंटर जाने के बाद उनमें पानी के साथ प्रवेश तो कर जाता है एंड देन इट डाइज, और वहां जाने के बाद ये क्या करता है, वहां भीतर जाकर के इसकी डेथ हो जाती है, उससे निकल नहीं पाता, चला तो जाता है निकल नहीं पाता है। इसीलिए जापान में पाया जाने वाला स्पंज है और इसके साथ एक मोटो लिखा गया था, लिव अंटिल डेथ। तो वो एक क्वेश्चन है जो इससे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वीनस फ्लावर बास्केट इसका जो एग्जाम्पल है, जिसको यूप्लेक्टेला के नाम से आप जानते हैं, इसका जोलॉजिकल नेम भी पूछा जाता है। तो यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, इसके साथ एक श्रिम्प की एंट्री और लिव अंटिल डेथ, ये तीनों मिलकर के प्रश्न विकसित करते हैं। पूछा हुआ सवाल है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी बाथ स्पंज, बोरिंग स्पंज, ये सारे नाम आपको रटे होने चाहिए, कभी भी इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बात की जाए इनके टाइप के डिटेल्स की, तो इसमें साइकन और लिकोसोलेनिया का डिटेल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। मॉर्फोलॉजी में जैसा मैंने बताया कि आउटर सरफेस पर इसमें मैलेट शेप सेल्ट होती हैं, जिसको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल होती है, बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। मीजेनकाइम में कई तरह की सेल्स होती हैं। उन सेल्स में दो एक सेल्स के नाम मैंने आप बताए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, उन नामों को याद रखिए। बाकी बॉडी पर अपर्चर्स पाए जाते हैं। सारी फिजियोलॉजी इसकी कैनाल सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होती है। तो इसमें और खास इंपॉर्टेंट पार्ट की बात अगर मॉर्फोलॉजी की आप देखते हैं, जैसा मैंने साइकन सिस्टम भी आपको बता दिया है, वहां तक प्रश्नों का रेंज इसका जाता है। और बाकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल है, वो मैंने बताया है आपको, और सारी फिजियोलॉजी इसकी कैनाल सिस्टम के थ्रू रन करती है। लेकिन इसमें अगर कुछ अलग तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कोएनोसाइट्स के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर ये कोट किया जाता है, द सेल विच क्रिएट्स द वाटर करंट, पानी की करंट को जो क्रिएट करती है उस सेल का नाम, तो कोएनोसाइट्स का नाम लिखेंगे। क्योंकि इसमें फ्लैजेलम पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, और बाकी इस सेल्स के द्वारा फीडिंग की प्रोसेस भी होती है। तो फीडिंग की प्रोसेस का होना, यानी न्यूट्रिशन की बात अगर हम करते हैं, तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में फीडिंग सेल अगर पूछ ली जाए, द सेल विच प्रोवाइड द फीडिंग और विच टेक्स पार्ट इन द इंजेशन, अंतर्ग्रहण में, तो कोएनोसाइट्स का नाम याद रखेंगे। बाकी डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, दो तरह की सेल्स में होता है, एक तो कोएनोसाइट्स में शुरू हो जाता है और दूसरा मेसेनकाइम की सेल, इसे ट्रोपोसाइट्स कहा जाता है। तो डाइजेशन हमेशा कैसा बताया है आपको, इंट्रासेलुलर है, जिसमें दो सेल भाग लेती हैं, एक जिसमें फूड जाता है जिसको कोएनोसाइट्स कहते हैं, और दूसरी जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी सेल कह के रखा हुआ है ट्रोपोसाइट्स, इसमें डाइजेशन हो जाएगा, फिर ये क्या करेगी, घूम घूम करके अपने न्यूट्रिएंट्स को बाकी की सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके लिए बाकी स्टोरेज सेल्स जो होंगी थीसोसाइट्स होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इसमें बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका रिप्रोडक्शन भी सिंपल होता है, और आप जानते हैं चाहे पोरिफेरा की बात करें और चाहे सिलेंट्रेटा की बात करें, उनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का ऑब्जर्व किया जाता है, यानी ये एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही तरीका दोनों मिलता है, बडिंग का। मगर अगर बडिंग की बात करें तो इनमें, यानी कि पोरिफेरस में एक्सोजिनस और एक एंडोजिनस बडिंग भी होती है, मगर जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक्सोजिनस बड होती है। बड में इंटरस्टिशियल सेल यानी टॉटिपोटेंट सेल्स भाग लेंगी, पोरिफेरस में आर्कियोसाइट्स भाग लेंगी, आउटसाइड बॉडी बड बनेगी, टूट के अलग होगी, नया इंडिविजुअल बन जाएगा। एंडोजिनस बड में दो नाम आपको मैंने लिखाए हुए हैं, एक को कहा जाता है जेम्यूल्स और दूसरे को कहा जाता है रिडक्शन बॉडीज। ये पोरिफेरस में पाई जाती हैं मगर सिलेंट्रेट्स में नहीं होती। तो रिप्रोडक्शन से कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात में याद रखेंगे कि पोरिफेरा में गोनेट्स नहीं बनते, इनमें सिर्फ गैमीट्स बनते हैं, और जो गैमीट्स बनते हैं वो हमेशा कहां बनते हैं, दे आर इन मीजेनकाइम। ये मीजेनकाइम या मीजोहाइल में डेवलप होते हैं।
तो गैमीट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन मेसेनकाइम और मेसेनहाइल थ्रू द इंटरस्टिशिया थ्रू द आर्कियोसाइट्स इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। उसी से स्पर्म बन जाएंगे, उसी से ओवा बन जाएंगे, लेकिन दोनों के बनने का टाइम अलग होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दोनों कंडीशन पाई जाती है, कुछ में प्रोटेंडरस और कुछ में प्रोटोगाइनस, यानी स्पर्म पहले मैच्योर हुआ तो उसे प्रोटेंडरी कहा, अगर ओवा पहले मैच्योर हो गया उसे प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा। ये सिचुएशन है जिसमें आपको ऑब्जर्व की जाती है रिप्रोडक्शन के मामले में। चलिए, तो पोरिफेरा का ये एक्सट्रैक्ट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है। जो लोग अभी क्लास में थे, जो बाद में आए उनको छोड़िए, जो लोग मौजूद हैं उनको ब्रशअप हो गया। अगर कोई एस्पेक्ट आपके दिमाग में आता हो जो छूट रहा हो तो अपना मैसेज यहाँ भेज दीजिए। बाकी मैंने सब पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उस पर अपना जो जरूरत माने समझी थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। ये एरियाज हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, बाकी डिटेल्स मैं आपको खूब पढ़ा चुका हूं। इसके बाद अब सिलेंट्रेटा की बात आपसे करेंगे, क्योंकि पोरिफेरा से बड़ा ग्रुप है सिलेंट्रेटा का। क्वेश्चंस भी सिलेंट्रेट से ज्यादा पूछे जाते हैं, ढेर सारे प्रश्न के एरियाज मिलते हैं वहां पर, और उसमें टाइप भी बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनसे प्रश्नों की भरमार आपको मिलती है। तो पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है दैट इज द सिलेंट्रेटा। जिसका एक नाम निडेरिया भी है। इसमें एक क्वेश्चन सबसे पहले डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में याद रखना है लाइफ फॉर्म, जिसमें एक लाइफ फॉर्म ट्यूबुलर होता है उसको पॉलिप कहते हैं, दूसरा सर्कुलर होता है उसे मेडुसा कहा जाता है। तो जीवन में पाए जाने वाले रूपों के आधार पर सिलेंट्रेट को क्लासिफाई किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन है जो बनता है, जो पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें भी जो क्लासेस हैं वो आप जानते हैं कि इसमें 3 स्पेसिफिक क्लासेस बने हुए हैं। एक हाइड्रोजोआ है, एक स्काइफोजोआ है और तीसरा एंथोजोआ है। इनमें पॉलिप मेडुसा दोनों है। इनमें सिर्फ मेडुसा होता है, यानी ये सर्कुलर होते हैं, और इसमें सिर्फ पॉलिप्स होते हैं। जो पॉलिप वाला ग्रुप है ये सबसे बड़ा है, इसको लार्जेस्ट क्लास कहा जाता है। जैसे पोरिफेरस में मैक्सिमम मैरीन कंडीशन पाई जाती है, वैसे इनमें भी मैक्सिमम मैरीन कंडीशन पाई जाती है। इसमें रेयर फ्रेश वाटर्स होते हैं और इसमें वेल नोन हाइड्रा ये फ्रेश वाटर के एनिमल के रूप में, सिलेंट्रेट्स के रूप में स्पेशली जाना जाता है। ये खास चीजें हैं। बाकी स्काइफोजोआ में मेडुसा डोमिनेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें पॉलिप स्टेज नहीं बनती, वो उसके लार्वल फॉर्म में पाई जाती है। जबकि एंथोजोआ में पॉलिप्स डोमिनेंट स्टेज शो करते हैं, बाकी उनका मेडुसा अर्लियर कंडीशन में डेवलप होता है। और पॉलिप पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो रोल आता है कि पॉलिप कंटेन्स कोरल्स एंड कोरल रीफ। तो कोरल और कोरल रीफ का ग्रुप ये एंथोजोआ का क्लास होता है, इसलिए इससे प्रश्न बन जाते हैं। कोरल और कोरल रीफ में बड़ा यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। एक टर्म आपको मैंने लिखा है कोरलाइट का और एक टर्म लिखाया है कोरैलम का, क्योंकि जब कोरल सिक्रीट होता है शुरुआत में तो शॉर्टर कंडीशन में होता है, इसमें हार्ड कलेक्शंस होते हैं, उसमें पिगमेंटेशन भी हो जाता है। कई तरह के कोरल्स का नाम भी आपको मैंने बताया है और इसमें बेस्ट कोरल का नाम भी बता रखा है, दैट इज कोराइलियम रूब्रम। ये भी एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कोराइलियम रूब्रम, जिसको रेड कोरल कहा जाता है, इसको मूंगा के रूप में आप जानते हैं। ये कोरल की वैल्यू ज्यादा होती है और ये कोरल इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर कोरल एक का है तो कोरैलम और ग्रुप का है तो कोरलाइट। ये कुछ शब्द हैं मैंने आपको बता रखे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। बाकी कोरल रीफ जब समुद्रों में बढ़ती है और या फिर बाल्कनों के चारों ओर होती है, किसी आइसलैंड के चारों ओर होती है,
तो उसको कोरल रीफ कहा जाता है। 3 तरह की कोरल रीफ मैंने पढ़ा रखी है और ये तीनों रीफ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। एटॉल पर कई बार क्वेश्चन आया है, तो एटॉल का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। व्हेन रीफ सराउंड्स प्लेन एरिया, जिसको लैगून कहा जाता है, यदि कोई लीफ इस प्लेन एरिया के चारों ओर डेवलप हो जाती है और इस प्लेन एरिया के साथ कनेक्शन बना लेती है, तो प्लेन एरिया को लैगून कहा जाता है। तो लैगून के चारों ओर बनने वाली रीफ को हम एटॉल का नाम देते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपकी हो गई अबाउट द कैरेक्टर्स एंड अबाउट द क्लासिफिकेशन। बाकी इसमें जो और नाम मैंने लिखा रखे हैं उन सब पे भी नजर जरूर डालेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रैक्ट पार्ट की चर्चा मैं आपसे यहाँ क्लास में कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया ईच एंड एवरी टॉपिक है, कुछ भी ऐसा है नहीं जो छोड़ा गया हो। इसीलिए प्रश्न तो आपके सब पढ़े आएंगे, लेकिन कहां से ज्यादा आ सकते हैं उस बात पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ये डिस्कशन क्लास में। ठीक है, अब आ जाइए जो इसकी टाइप्स हैं। 3 इसमें स्पेसिफिक टाइप डिटेल्स आप पढ़ते हैं, जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है। एक तो आप पढ़ते हैं हाइड्रा का डिटेल, जो कि एक पॉलिप का एग्जाम्पल है, यानी उसका जो मेन बॉडी होता है वो पॉलिप होता है, ट्यूबुलर होता है, और ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट के रूप में जाना जाता है। और दूसरी खास बात क्या होती है कि जो दूसरा मेंबर है वो और इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द ओबिलिया। और उसी ओबिलिया में एक और है जिसको हम ऑरेलिया कहते हैं। तो ओबिलिया एंड ऑरेलिया दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यदि हम इन 3 टाइप डिटेल्स की खास खास बातों पे आपसे चर्चा करें, उसको आपको बताएं कि इनसे कहां से प्रश्न आते हैं, और इन्हीं से ज्यादा प्रश्न बनेंगे। तो हाइड्रा, ओबिलिया एंड ऑरेलिया, इन तीनों का तुलनात्मक विश्लेषण करके प्रश्नों को आपको मैं समझाता चल रहा हूं। जैसे हाइड्रा के लिए पहली बात बता दी कि ये फ्रेश वाटर है, लेकिन ओबिलिया और ऑरेलिया को याद रखना है कि ये सब मैराइन वाटर में मिलेंगे। ये मैरीन वाटर में होंगे, ये फ्रेश वाटर होगा। ये हाइड्रोजोआ का मेंबर है, लेकिन इसमें एक ही स्टेज डोमिनेंट होती है, पॉलिप की। ओबिलिया भी इसी हाइड्रोजोआ का मेंबर है, मगर इसको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है क्योंकि इसमें दोनों फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसाइड। ऑरेलिया स्काइफोजोआ का मेंबर है, इसलिए इसमें डोमिनेंट एक ही फॉर्म होता है जिसे मेडुसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं तो इस पॉलिप की ट्यूबुलर बॉडी में इस तरीके की ट्यूबुलर बॉडी आपने पढ़ रखी है। हाइड्रा में ये पीडल डिस्क का पार्ट होता है, यहां माउथ होता है, इसके नीचे के एरिया को हाइपोस्टोम कहते हैं, और यहां पर इसके ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं, 6 से 8 टेंटिकल्स हैं, और बीच का जो भाग होता है वो ट्रंक का पार्ट होता है। मॉर्फोलॉजी में एक खास बात है, और मॉर्फोलॉजी का खास प्रश्न जो बनता है कि इस पर जो गोनैड डेवलप होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, और इसकी वैरायटीज में कई वैरायटीज इसकी ज्यादातर मोनोसियस होती हैं, यानी एक में ही टेस्टिस बन जाएगा, ओवरी बन जाएगी, मगर एक वैरायटी है हाइड्रा ओलिगैक्टिस की, सब बताया हुआ है, जो कि सेपरेट होता है, यानी उसमें मेल अलग फीमेल अलग, जो कि एक में ओवरी बनती है और एक में टेस्टिस बनता है। जब ये अलग अलग होते हैं तो टेस्टिस के तो ओवरी के नंबर्स भी 5 से 6 तक हो जाते हैं, लेकिन जब एक साथ टेस्टिस ओवरी डेवलप होती है तो आपको बताया है कि जो टेस्टिस होता है वो हाइपोस्टोम की तरफ डेवलप होता है, और ओवरी ये पीडल डिस्क की तरफ डेवलप होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टेस्टिस इट इज 2 to 10 और 2 to 8, कोनिकल एक्सटर्नली टुवर्ड्स हाइपोस्टोम, ये मैंने वहां लिखाया हुआ है, और जो ओवरीज होती है सिंगल, सर्कुलर एक्सटर्नली टुवर्ड्स पीडल डिस्क। ये सवाल है जो बना हुआ है, जो पूछा गया है। क्लियर? इसके बाद इस हाइड्रा के भीतर जब इसकी बॉडी वॉल की बात आप करेंगे तो बॉडी वॉल इसकी डिप्लोब्लास्टिक होगी। इस डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल में सेल्स पाई जाएंगी। ये सेल्स
अगर हम इस सर्कुलर बॉडी की बात करें, अगर हम मार्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो चलिए इसकी मार्फोलॉजी की भी बात कर लें, दोनों तीनों को साथ साथ आप समझते चलें, कंपेयर करते चलें। तो यदि हमने यहां हाइड्रा की बात आपको बताई, तो अगर हम अब आपसे बात ओबिलिया की बात करें, तो ओबिलिया में आप जानते हैं कि ट्री लाइक कॉलोनी होती है, इसीलिए इसको सॉलिटरी कहा जाता है और इसको कोलोनियल कहा जाता है, यानी कॉलोनी के फॉर्म में होता है। सिलेंट्रेट में कॉलोनी में जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं उनका एक कॉमन नेम होता है, उसे जूआइड कहा जाता है। तो ओबिलिया की जो कॉलोनी होती है वो एक पर्टिकुलर पार्ट से, जिसको आप हाइड्रोराइजा कहते हैं, उससे फिक्स होती है। ऊपर का जो भाग होता है उसे हाइड्रोकाउलस बता के रखा है, आपको याद होगा, आप देख भी सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उससे इसकी तमाम ब्रांचिंग डेवलप होती है। तो जूआइड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूआइड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेंट्रेटा में कई तरह के जूआइड्स पाए जाते हैं। जो कॉमन जूआइड्स होते हैं जो ओबिलिया में मिलते हैं, एक को कहा जाता है गैस्ट्रोजूआइड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू कॉलोनी, एक को कहा जाता है गोनोजूआइड जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और जो गोनोजूआइड्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक संरचना ओबिलिया में डेवलप होती है, इसे ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। बाकी गोनाएंजियम है, गोनोथीका है, वो अलग चीज है, यहां जूआइड की बात मैं कर रहा। अगर अदर जूआइड को भी यहीं पर मैं लिख दूं, इसके अलावा कॉलोनी के जूआइड की बात की जाए, जिसमें एक एग्जांपल मैंने कहीं आपको जरूर बताया होगा, फाइसेलिया का है, जिसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। इसमें कॉलोनी फ्लोट करती है, उसे न्यूमेटोफोर कहा जाता है। और इस न्यूमेटोफोर के साथ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही कॉलोनी के तमाम सदस्य यूं अटैच होते हैं, इन सबके अलग अलग नाम होते हैं। इनमें भी गैस्ट्रोजूआइड होता है, इनमें भी गोनोजूआइड होता है, लेकिन इसमें डिफेंस के लिए, अपने बचाव ऑफेंस के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे डैक्टाइलोजूआइड कहा जाता है। इट इज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, ये अपनी सुरक्षा के लिए पाया जाने वाला स्पेशल मेंबर है जो यहां पर दिखता है। बाकी और भी मेंबर्स होते हैं जिनमें स्विमिंग बेल्स पाई जाती हैं, या उन्हें नेक्टोकैलिक्स कहा जाता है, जिनकी मदद से ये स्विम करते हैं, तैरती है कॉलोनी, उसको स्विमिंग बेल्स कहा जाता है, या उनको नेक्टोकैलाइसिस या नेक्टोकैलिक्स भी कहा जाता है। चूंकि कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, अदर फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओबिलिया कॉलोनी की बात करते हैं तो ओबिलिया में दो मेंबर्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रोजूआइड, गोनोजूआइड। और गोनोजूआइड में ब्लास्टोस्टाइल एक स्पेसिफिक संरचना होती है। इसी ब्लास्टोस्टाइल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बडिंग कहते हैं, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कॉलोनी के अगले मेंबर्स बन करके पानी में रिलीज होते से मेडुसाइड फॉर्म कहा जाता है। अब जो मेडुसाइड फॉर्म होता है फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, और वैसा ही बॉडी आपका किसका बनता है, मेडुसा ऑफ ऑरेलिया का। तो इन दोनों के मेडुसा का कंपैरिजन आपको करना है, ओबिलिया और ऑरेलिया क्या। बाकी इसकी कॉलोनी के मेंबर्स की हिस्टोलॉजी इसी हाइड्रा के जैसे ही होती है। इसमें भी ऑफेंस एंड डिफेंस की जो सेल होती है उसे निडोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। बॉडी वॉल की आउटर सेल को इपिथेलियो मस्कुलर सेल, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स कहा जाता है। बीच में जो टोटिपोटेंट सेल्स पाई जाती हैं उन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। दे आर सिमिलर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बाकी इसमें सेंसरी सेल्स भी पाई जाती हैं। पहली बार सिलेंट्रेटा में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने हमेशा हिट किया। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स का पाया जाना भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो इसकी कॉलोनी में मिलेगा, और इसकी जो इंडिविजुअल डेवलप होते हैं मेडुसा को, उनमें मिलता है। तो मेडुसा बना इनका, और यहां पर सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, वो मेडुसाइड फॉर्म होता है, यानी इसमें पॉलिप नहीं होता। ये दोनों सर्कुलर बॉडी होती है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी, ऐसी बॉडी होती है। एक को एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, दूसरे को सब अम्ब्रेलर सरफेस का नाम दिया जाता है। इनकी मार्जिन्स पर मेन स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं सर्कुलर बॉडी है। अब इस सर्कुलर बॉडी पे ही सारे ऑर्गेनल्स यानी इनके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब अटैच्ड होते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक सिमेट्री होती है, इसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। इस रेडियल सिमेट्री के भी नाम हैं। जो पहला डिवीजन होता है वो आपने पढ़ा है, उसे पर रेडियाई कहा जाता है।
जब ये बटेगा तब इंटर रेडियाई कहलाएगा, जब ये बटेगा तो ये एड रेडियाई कहलाएगा, एड रेडियाई बटेगा तो सब रेडियाई कहलाएगा। ये सारा कुछ पार्ट आपको मैं बता चुका हूं और इनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, बार बार पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जहां आपको शंकाएं जन्म ले सकते हैं। ठीक है, अब इन रेडियाई पर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ओबेलिया में कहां है, ऑरेलिया में कहां है, ये खूब लेक्चर में आप देख लीजिएगा खूब ध्यान से, क्योंकि उनसे प्रश्न बनेंगे। आउटर मार्जिन पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इन टेंटिकल्स की संख्या 16 होती है ओबेलिया के केस में आउटर सरफेस पर, और ये 16 टेंटिकल्स आप सोच सकते हैं कहां होंगे, तो 4 पर रेडियाई पे होंगे, 4 इंटर रेडियाई पे होंगे, 4 सब रेडियाई और एड रेडियाई पर होंगे। तो 16 मार्जिन है इन पर, इनके टेंटिकल शुरू में बनते हैं, बाद में कुछ और टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं। टेंटिकल्स के भीतर सेल्स भरी रहती है ओबेलिया में, हाइड्रा में हालो रहती है। ये सारी चीजें आपको खूब बताई हुई हैं। ठीक है, बाकी ओबेलिया में यहां पर ट्यूबुलर मानुब्रियम मिलेगा, इस ट्यूब लाइक मानुब्रियम के साथ ये 4 साइडेड माउथ खुल जाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में खुल जाएगा। मानुब्रियम इज एब्सेंट इन केस ऑफ ऑरेलिया, ऑरेलिया में नहीं मिलता। ओबेलिया में जो सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं वो टेंटिकल का बेस पर, उसे स्टैटोसिस्ट कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन जो ऑरेलिया होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें टेंटाकुलोसिस्ट पाया जाता है, और इस टेंटाकुलोसिस्ट में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुबोधकांत ने एक प्रश्न लिखा हुआ है, हाइड्रा में ब्रेन नहीं होता बट नर्वस सिस्टम होता है। देखिए सुबोध जी, यहां पर ना तो हम सिस्टम कह सकते हैं उसको, ना ही हम उसको ब्रेन कह सकते हैं। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ना तो इसमें नर्वस सिस्टम होता है, ना ही इसमें ब्रेन होता है। इसमें सिर्फ सेल्स पाई जाती जिससे ये सेंसेशन अनुभव भर कर सकता है। इसीलिए सिस्टम तो इसमें है ही नहीं, बिकॉज इट इज व्हाट, ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स है, सिस्टम तो आगे डेवलप होते हैं। इसलिए इसको आप सिर्फ नर्व सेल ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम डेवलप नर्व सेल्स। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके किस मार्जिन पर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी इसके पर रेडियाई पर गोनाड्स पाए जाते हैं। अगर हम ऑरेलिया की बात करेंगे तो वहां पर माउथ के साथ ओरल आर्म का पार्ट मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है, आप वहां पढ़ेंगे। वहां पर एक स्पेशल सिस्टम भी आपको बहुत डिटेल में समझाया, उसे वाटर सर्कुलेशन कहा जाता है। उसमें वाटर की एंट्री भी बताई हुई है, सब मैंने आपको वेल डिटेल बताया है। एक बार प्रश्न आया था इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑरेलिया का वाटर सर्कुलेशन जो मैंने समझाया हुआ है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो भी एक अच्छे सवाल का पार्ट है, एक आध बार उस पर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। बाकी रोपैलियम पाया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोपैलिया ये मिलता है किसमें, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ऑरेलिया। तो रोपैलियम का पाया जाना ये एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका, ये कैरेक्टर है ऑरेलिया का। तो ऑरेलिया में ध्यान रखिएगा कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिस पर ढेर सारे प्रश्न बने हुए हैं, खूब पूछे जाते हैं। जैसे मार्जिनल लैपेट्स पाए जाते हैं, किस किस रेडियाई पर होते हैं ये याद रखेंगे आप। टेंटाकुलोसिस्ट पाया जाता है, उसकी भी संख्या 8 होती है, ये 8 पाए जाते हैं, उनके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। बाकी जो एंगल ऑफ माउथ होता है उस पर रेडियल कैनाल पर ओरल आर्म्स पाई जाती हैं, याद रखना है, पर रेडियल कैनाल पर। ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। सब जेनाइटल पिट पाया जाता है, दैट में बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 गोनाड्स पाए जाते हैं, उसमें गड्ढा पाया जाता है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूछा जाता है, उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दीज आर द सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑरेलिया से रिलेटेड, जो कि इससे बनते हैं और पूछे जाते हैं।
तो इसलिए मैंने लगभग सारी बातें जो इंपॉर्टेंट हैं उसकी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। और बहुत डिटेल में वहां पढ़ा हुआ है, इसलिए ये स्ट्रक्चर पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ओबेलिया के टेंटिकल्स और स्टैटोसिस्ट की पोजीशन, टेंटाकुलोसिस्ट की पोजीशन, रोपैलियम की पोजीशन, ये सब कुछ कंपेयर करके एक एक चीजें डिवाइड करके ध्यान करके लिख करके तब जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ये अच्छे सवाल बनाते हैं जहां पर कंफ्यूजन डेवलप होता है। लेक्चर में मैंने खूब वेल इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें जो ऑरेलिया है उसमें कई लार्वल फॉर्म्स पाए जाते हैं। ओबेलिया है, ओबेलिया में एक स्पेशल कंडीशन पाई जाती, आपको याद भी होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड पॉलिप एंड डिप्लॉयड मेडिसॉइड फॉर्म कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड फॉर्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये हम ओबेलिया के डेवलपमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। ओबेलिया में जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो लार्वल फॉर्म्स हमने आप बताए हैं, हाइड्रोला लार्वा बनता है उसमें, और जो ऑरेलिया है उसमें स्काइफोजोवा लार्वा वो रिप्रेजेंटेटिव लार्वा के रूप में पाया जाता है, वो बनता है। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन डिप्लॉयड कॉलोनी जो कि ओबेलिया कॉलोनी है, और फिर जो इसकी स्टेजेस बनती हैं वो भी डिप्लॉयड होती हैं, लार्वल फॉर्म भी डिप्लॉयड होते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, कई बार पूछा गया। बाकी वहां पर एक से अधिक लार्वा फॉर्म्स बनते हैं ऑरेलिया में, आपको मालूम है। उसमें इफाइरा लार्वा अंत में बनता है, स्काइफिस्टोमा लार्वा बनता है, हाइड्राट्यूबा लार्वा बनता है। सब लार्वल डिटेल्स आपको पढ़ाए हैं और एक एक चीज आपको क्लैरिफाई की हुई है। बस फोकस कहां करना है ये आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो फोकस करने में ध्यान रखना कि दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर करके पढ़ के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को जरूर देख के जाइएगा। लार्वल फॉर्म्स को याद करके तब जाइएगा। पॉइंट इज क्लियर। तो सिलेंट्रेटा में भी हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया तीनों की विशेषताओं को कंपेयर करके मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब आशा करता हूं कि आपको जो दिमाग में रिकॉल होना चाहिए वो सब कुछ रिकॉल हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जिस पर मैंने फोकस ना किया हो तो आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, या आपके मन में कहीं कोई अगर अभी क्वेरी है या कोई शंका है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी वो जो बिंदु मैंने आपको स्पष्ट किए हैं अगर वो स्पष्ट हो गए हैं तो उसको भी आप बता दें कि हाँ सर, मुझे जो चीजें आपने बताई हैं अब यह रिवाइव हो चुका है। और मेरी बात माने आप, यदि इस एस्पेक्ट से जो हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आप देख लोगे और एक बार इन पर फोकस करके अलग से इनको लिख लोगे तो यकीन मानिए कि आपके पोरिफेरंस और सिलेंट्रेट से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% क्वेश्चन जो आएंगे वो मेरे ही होंगे या मेरे ही पढ़ाए हुए होंगे, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दे रहा हूं कि जितना कुछ भी आएगा वो आसानी से आपके द्वारा हल कर लिया जाएगा, क्योंकि 99% पार्ट भी अगर आपका तैयार है, 1% कुछ नया भी आएगा, यू कैन एलिमिनेट इट, बड़े आसानी से आप इसे अलग कर पाएंगे क्योंकि आपने अधिकतम चीजें क्लैरिफाई कर रखी हैं। एक दो नया आएगा, आसानी से छांट लेंगे, ये उसका आंसर है, ये वाला ऑप्शन उसका आंसर है, ये इसका हो नहीं सकता, और जो एकदम से नया होगा वो उसी नए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डोंट बॉदर अबाउट एनी न्यू क्वेश्चन, किसी नए सवाल के लिए परेशान नहीं होना है। जितना आपको मैंने समझाया है, पढ़ाया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एज फार एज दीज टू टॉपिक्स आर कंसर्न। जी, अब आपका मैसेज देख लो। हाँ, वैशाली सिन्हा, हाँ जी, वंदना सुनकर
क्लियर हो गया है। वैशाली सिन्हा ने भी कहा यस सर। उदिता यादव क्लियर हो गया। और भी कोई और भी मैसेज करना चाहें तो करें, नहीं तो फिर आपसे इजाजत लेने का वक्त आ रहा है। जो